कहानी की शुरुआत होती है पुराने जापान में। हम आको नाम की एक जगह को देखते हैं जहां अब भी जमींदारों का राज है। कुछ सामुराई एक अजीब से लड़के को पकड़ कर ले आए। उस लड़के का नाम है काय, पर कोई नहीं जानता कि वो कहां से आया है। सबको शक था कि कहीं ये कोई भूत प्रेत तो नहीं। वो उसे अपने राज्य में रखना नहीं चाहते थे क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत सफेद थी और वो उससे डर रहे थे। लेकिन फिर भी वहाँ के मालिक लॉर्ड असानो ने कहा कि ये लड़का यहीं रहेगा। असानो की बेटी मीका को भी वो लड़का पसंद आया और दोनों जल्द ही दोस्त बन गए। अब वो लड़का उसी राज्य में बड़ा हुआ, सबसे अलग। सब उसके साथ पराया सा बर्ताव करते थे, पर फिर भी वो असानो की दया और मीका की दोस्ती के लिए शुक्रगुजार रहा। एक दिन शिकार करने वाले कुछ लोग एक जानवर को पकड़ने गए जिससे सभी गांव वाले डरे हुए थे। वो जानवर बहुत बड़ा था, 6 आंखों वाला। आदमियों को छोड़ो, वो तो घोड़ों तक को हवा में उड़ा देता। तभी हम यसानो नाम के एक सामुराई को देखते हैं जिसकी तलवार गिर गई और वो जानवर के सामने फंस गया। काय ने अपनी जान खतरे में डालकर उस जानवर को खत्म कर दिया। उसने यसानो की जान तो बचाई ही, साथ ही उसकी तलवार उसे वापस दे दी। यसानो ने घिन से कहा, मैं मर जाता तो ही बढ़िया था, इस अशुद्ध ने मुझे बचाया, छी। वो सभी लोग ये मानते थे कि काय कुछ अलग ही है। खैर जल्द ही बाकी सामुराई वहां पहुंच गए और उन्हें लगा कि यसानो ने ही इस जानवर को मारा होगा। यसानो भी चुप रहा और सारा क्रेडिट खुद ही ले गया। वहां से जाने से पहले काय ने एक अजीब सी सफेद लोमड़ी देखी जो उसकी तरफ एक टक देख रही थी। उसकी दोनों आंखें अलग रंग की थी। इसी दौरान दूसरे राज्य नगाटो में वही सफेद लोमड़ी उनके मालिक लॉर्ड कीरा के पास गई। अचानक लोमड़ी एक खूबसूरत औरत में बदल गई। वो असल में कीरा की जासूस है। उसने कीरा को बताया कि लॉर्ड असानो को खत्म करने का उनका प्लान सफल नहीं हुआ। जब शिकार से लोग वापस आए तो मीका ने अपने पिता का स्वागत किया। उसने पूछा कि कोई चोट तो नहीं लगी। असानो ने मजाक में कहा, किसी खास के लिए फिक्र हो रही है क्या? तब पता चला कि 6 आंखों वाले जानवर को खत्म करना क्यों जरूरी था। आको में शोगन नाम का एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए इसमें। असानो मीका के काम से बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो बहुत गर्व होता तुम्हारे ऊपर। उस रात मीका काय के पास गई। काय को बहुत चोट लगी थी तो मीका ने उसका ख्याल रखा। इसके बाद मीका ने यसानो की बात छेड़ी। उसने बताया कि जब सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो उसकी आंखों में शर्म थी। काय समझ गया कि मीका जानती है क्या हुआ होगा। उसने तुरंत कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। साथ ही काय ने ये भी कहा कि मैं हमेशा तुम्हें चाहता रहूंगा, लेकिन मेरी जगह अलग है, तुम्हारी अलग। जल्द ही बड़ी धूमधाम से शोगुन का दिन आ गया। एक औरत दिखाई पड़ती है जो जानी पहचानी से लग रही थी। उसकी आंखें भी 2 रंग की हैं, बिल्कुल उसी लोमड़ी जैसी जो हमने जंगल में देखी थी। काय को ये बात अजीब लगी तो वो ओइशी को बताने गया। दोनों को ही ये पता नहीं था कि उसका बेटा शिकारा उनकी बातें सुन रहा है। काय ने कहा कि हमारे बीच में एक जादूगरनी है, पर ओइशी ने याद दिलाया कि सिर्फ राक्षस ही जादूगरनी का असली चेहरा देख सकते हैं। तुझे कैसे पता है सब? अगले दिन त्योहार फिर से शुरू हुआ और लॉर्ड कीरा वहां आया। उसने लॉर्ड असानो से तमीज से बात की, पर दिल ही दिल में तो दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। कीरा ने कहा, वाह, बहुत अच्छी रखेल है तुम्हारे पास। बहुत गुस्से में असानो ने जवाब दिया कि मेरी बेटी है, ये समझा, तमीज से बात कर। नाटक के बाद अब समय था दोनों देशों के बीच में मुकाबले का। लॉर्ड कीरा का योद्धा कमाल का था। सब लोग उससे काफी इम्प्रेस हो गए। कीरा ने चिढ़ाते हुए मीका से कहा, चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पिता का चुना हुआ योद्धा भी उतना ही ताकतवर होगा। लेकिन किसी को भी उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था क्योंकि उसके पिता ने यसानो को चुना था, ये सोचकर कि उसी ने 6 आंख वाले उस जानवर को मारा है। सब सोच रहे थे कि यसानो आता ही होगा, लेकिन लड़ाई से ठीक पहले उससे वो लोमड़ी मिलने आई और अब वो कुछ बदला सा लग रहा था। जब शिकारा उसे लेने आया तो यसानो बिल्कुल भी लड़ने की हालत में लग ही नहीं रहा था। काय ने कहा कि किसी और को बुला लो, लेकिन अब इसका वक्त नहीं था। अगर उनका योद्धा जल्द ही नहीं पहुंचा तो बहुत बुरी बेइज्जती हो जाएगी उनकी। असानो का सर नीचे झुक जाएगा। लेकिन इस मुकाबले में सिर्फ एक सामुराई लड़ सकता है और वो तो दोनों ही सामुराई नहीं थे। लेकिन सामुराई मास्क पहनते हैं, लेकिन एक मुखौटे के पीछे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि लड़ने वाला आदमी यसानो है या नहीं। सब लोग इंतजार कर करके बोर हो गए। शोगन ने अपने नौकर से कहकर असुनो से पूछवाया, कहाँ है आपका योद्धा? लेकिन तभी आको देश का योद्धा भी आ गया। उसकी एंट्री इतनी जबरदस्त नहीं थी जितनी उसके दुश्मन की, पर सबने चैन की सांस ली कि चलो आ तो गया। पर ये सुकून भी जल्द ही छिन गया।
कीरा का योद्धा उस बेचारे को तोड़ने लगा। एक तीर के वार से उसका मुखौटा सबके सामने गिर गया और सब लोग बिल्कुल चौंक गए। शोगुन ने लड़ाई रुकवा दी और नीचे आया। एक नजर में ही उसने पहचान लिया कि काय कोई सामुराई नहीं है। शोगुन ने दूसरे योद्धा को उसे खत्म करने का हुक्म दिया। मीका बिल्कुल घबरा गई और काय के सामने खड़ी हो गई। लॉर्ड असानो ने इसके लिए माफी मांगी और सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। असानो ने कहा कि अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दो। शोगुन मान गया और सजा को लोगों पर छोड़ दिया। उसी दिन शाम के समय लॉर्ड कीरा के सामने जादूगरनी अपना प्लान बता रही थी कि कैसे वो आको का पूरा इलाका लॉर्ड अकानो से हथिया लेगी। उसने कहा कि वक्त बिल्कुल सही है। अकानो के सर पर इस वक्त बहुत बोझ है। उसने अपने जादू से एक मकड़ी को पैदा किया। सोचो कितनी आंखें थी उसकी। हाँ, फिर से 6 आंखों वाला वो डरावना जानवर। अब समझ आया कि वो पहले वाला जानवर कहाँ से आया था। वो मकड़ी उसके होठों के पास चली और असानो को एक जहरीले डंक से बीमार कर दिया। असानो जागा और उसे भ्रम हुआ कि कीरा मीका के ऊपर हमला कर रहा है। उसने तलवार उठाई अपनी बेटी को बचाने के लिए, पर ये सब तो उसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन जो हमला उसने कीरा पर किया वो सबको दिखाई दिया। सामुराई दौड़ते हुए उसे रोकने के लिए आए और कीरा ने बेचारा बनने का नाटक किया। इस घटना के लिए असानो को मौत की सजा दे दी गई क्योंकि उसने एक मेहमान के ऊपर वार किया था, पर अपनी इज्जत और रुतबे की वजह से उसे काम खुद करने का मौका दिया गया। बाद में असानो ने ओइशी से कहा कि ये फांसी से कहीं बेहतर है। ओइशी ने कहा कि ये गलत है, आपकी गलती क्या है, आपको वश में किया गया था। पर असानो अब सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचाने के बारे में सोच रहा था। इसके बाद वो मीका से अलविदा कहने चला गया। उसने मीका से कहा कि रोना मत, उन्हें दिखाना मत कि तुम कमजोर पड़ रही हो। फिर वो एक जगह गया ओइशी के साथ। ओइशी ने उसके लिए तलवार साफ की। काय अभी भी अपने घाव से उभर रहा था, लेकिन बाकी सब वहीं मौजूद थे और उन्होंने असानो का अंत देखा। सामुराई उसकी मौत का बदला लेना चाहते थे। ओइशी ने कहा कि अगर अब लड़ाई शुरू हुई तो उनके पूरे इलाके में लोग खतरे में पड़ जाएंगे। सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि किसान और गांव वाले भी। योद्धाओं का पहला फर्ज होता है बाकियों के बारे में सोचना। मीका ने शोगुन से कहा कि असानो की इकलौती बेटी होने के नाते वो ही इस पूरे इलाके को संभालेगी जब तक उसकी शादी नहीं होती। पर वो नहीं जानती थी कि सब कुछ तो पहले ही तय हो गया है। अब से लॉर्ड कीरा ही एको के इलाके का मालिक है। मीका को शोक मनाने के लिए 1 साल दे दिया गया। उसके बाद उसकी शादी कीरा से कर दी जाएगी। ओइशी और असानो के बाकी फौजियों के लिए शोगुन ने ऐलान किया कि अब वो सामुराई नहीं रहे, अब वो रोनिन है, मतलब सामुराई जिन्होंने अपने मालिक को खो दिया। उसने ये भी साफ कह दिया कि तुम लोग बदला भी नहीं लोगे। कीरा ने पावर में आते ही सबसे पहला काम ये किया कि रोनिन को अपनी जमीन से निकाल दिया। उसने कहा कि कोई रोनिन वहां मिला तो उसे मार दिया जाएगा। मीका ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई। और अभी सब कुछ खत्म कहाँ हुआ था। काय को एक रस्सी से खींचकर वहां लाया गया। कीरा ने अपनी होने वाली पत्नी से कहा कि उसे एक आखिरी बार देख ले, क्योंकि अब वो उसे कभी नहीं देख पाएगी। फिर उसने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा कि ओइशी के साथ क्या करना है। उसे ओइशी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, जिस वजह से उसे जेल में फेंक दिया गया। वो पूरे 1 साल तक वहां पड़ा रहा। एक तेज बारिश वाले दिन उसे खींचकर बाहर निकाला गया और उसके कमजोर शरीर को वहीं छोड़ दिया गया। उसकी पत्नी और बेटा दौड़ कर आए। उन्होंने उसे गर्म खाना दिया। पत्नी ने बताया कि उसके सभी लोग आको क्षेत्र को छोड़कर चले गए। मीका को महल में ले लिया गया शादी की तैयारी के लिए, क्योंकि उसे दिया गया 1 साल अब खत्म होने वाला है। ओइशी ने पूछा कि काई के साथ क्या हुआ। शिकारा ने बताया कि उसे तो कहीं दूर गुलाम बनाकर बेच दिया गया है। अब जब ओइशी ने खाना खाया तो सभी बातें जान ली। वो खड़ा हुआ और लड़के से कहा कि तुरंत 3 घोड़े चाहिए। उसकी पत्नी ने रोकना चाहा, लेकिन ओइशी ने कहा कि पूरी दुनिया से कह दो कि हमारा तलाक हो चुका है। कुछ काम है जो बहुत ज्यादा जरूरी है और ये मेरे पास इकलौता तरीका है तुम्हें बचाने का। ओइशी ने उसे अलविदा कहा, शिकारा को कुछ बातें समझाई और घोड़ा लेकर निकल गया। बहुत ढूंढने के बाद जब उसे काय मिला तो वो बहुत बुरी हालत में था। वहाँ उसे नशेड़ियों के मनोरंजन के लिए बुरे तरीके से लड़वाया जा रहा था। ओइशी उस रिंग में एक फाइटर बन के घुसा, क्योंकि बस इसी तरीके से वो काय से बात कर सकता था। लेकिन पिछले 1 साल में काय सिर्फ एक लड़ने की मशीन बन चुका था। उसके ऊपर इस हद तक प्रताड़ना हुई थी कि अब वो ओइशी को पहचान तक नहीं पा रहा था। ओइशी कहता रहा, बे मैं हूँ, ध्यान दे। लेकिन काय उस पर लगातार वार करता रहा, मानो बस उसका शरीर लड़ रहा हो, अंदर से मर चुका हो। वो कुछ सोचने समझने की ताकत
जरूरत नहीं है। उसे तब होश आया जब उसने मीका का नाम सुना। फिर उन दोनों ने उस लड़ाई की जगह से भाग निकलने का रास्ता बनाया, गोलियों से बचते बचाते। जब वो दूर तक चले गए तब दोनों बात करने लगे। अब उनका रिश्ता बिल्कुल बदल गया था। काय अब वो शांत चेला नहीं रहा, अब वो बोलने में तेज और बहुत गुस्से वाला बन गया था। साथ ही ओइशी ने माना कि मुझे तुम्हारी वो जादूगरनी वाली बात माननी चाहिए थी। लॉर्ड कीरा ने उनके मालिक को धोखे से मरवाया है। उसे अब काय की मदद चाहिए थी और 1 साल तक जेल में रुकने से उसकी सोच भी बहुत बदल चुकी थी। इसीलिए अब ओइशी काय के साथ बहुत इज्जत से बर्ताव कर रहा था। जल्द ही कीरा के महल के बाहर एक आदमी पहुंचा। वो डच आइलैंड से कुछ खबर लेकर आया था। उसने बताया कि जिस योद्धा को तुमने हमें बेचा था वो एक सामुराई की मदद से भाग गया। जिसके बाद कीरा ने जादूगरनी से जल्द ओइशी को ढूंढने को कहा। वो चाहता है कि ओइशी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। उधर काय और ओइशी तालाब तक पहुंच गए जहां शिकारा उनका इंतजार कर रहा था। शिकारा ने ओइशी के सभी लोगों को वहां इकट्ठा किया हुआ था। उसने कहा कि उसके पास एक प्लान है, लेकिन ये प्लान शोगुन के हुक्म के खिलाफ था। मतलब जो भी इसमें शामिल हुआ वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच पाएगा। जैसे ही उसने बताया कि उसका मकसद है लॉर्ड कीरा को खत्म करना, तो सब लोग उत्साह से चिल्ला उठे। सब उसके प्लान के हिसाब से काम करने को तैयार हो गए। किले में बहुत से गार्ड्स मौजूद हैं, बहुत सुरक्षा है, इसीलिए उन्हें पता करना होगा कि कीरा अपने मंदिर के दौरे पर कब जा रहा है। उन्हें और लोगों की भी जरूरत है और तलवारों की भी। ओइशी ने ये काम अपने कुछ लोगों को दिया। उनमें से एक आदमी काय पर गुस्सा हो गया, उस पर हमला करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि वो एक सामुराई नहीं है। ओइशी ने उसे रोका और कहा कि तुम भी नहीं हो, हम में से कोई सामुराई नहीं है अब। फिर हर एक टीम अपने अपने काम पर चली गई। जल्द ही ओइशी और काय यूत्सु नाम की एक जगह पर पहुंचे, जो कि तलवार बनाने वालों का एक गांव था। वो जगह ऐसी लग रही थी मानो कोई सुनसान नगरी हो। एक भी आदमी नहीं दिख रहा था। जैसे ही उन्होंने कुछ सिपाही देखे तो ओइशी ने कहा कि जी हम तो किसान हैं, कुछ औजार खरीदने आए थे। सिपाही ने कहा कि अब ये लॉर्ड कीरा का गांव है। सैनिकों ने शिकारा के हाथ देखकर ये कहा कि ये किसान के हाथ तो नहीं लगते। काय समझ गया कि क्या होने वाला है और उसने तुरंत उन फौजियों के ऊपर हमला बोल दिया। उसने सबको इतनी जल्दी खत्म कर दिया कि बचे हुए लोग बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने मरे हुए सिपाहियों की तलवारें उठानी शुरू की। अब तक ये साफ हो गया था कि कीरा ने पूरा इलाका जीत लिया है और अब उन्हें वहां से हथियार नहीं मिलेंगे। तब काय ने अपना राज ओइशी को बताया। उसने कहा कि हम तेंग्यू जंगल में हथियार ढूंढ सकते हैं जहां मैं भूत प्रेतों के बीच पला हूं। उसने कसम भी खाई कि वो कभी उनका दिया हुआ जादू इस्तेमाल नहीं करेगा। ओइशी को उसकी भूत प्रेतों वाली बातें पसंद नहीं आई, लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। बदला तो उसे किसी भी हाल में लेना था। तभी उनका एक आदमी लॉर्ड कीरा के अगले दौरे की जानकारी लेकर आया, लेकिन अचानक वो एक सुंदर लड़की से मिला और उधर ही उलझ गया। उसकी आंखें बहुत अलग थी। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उधर ओइशी के लोग संभल कर जंगल में घुसे। उन्होंने उत्तर दिशा के बारे में पूछा और काई ने कहा कि वहां भूत हैं। इसके बाद ओइशी और काई एक अंधेरी गुफा में घुस गए, जबकि बाकी लोग बाहर ही रुके हुए थे। अगर बहुत से लोग एक साथ गए तो भूत प्रेत नाराज हो जाते हैं। काय ने ओइशी को कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी तलवार मत निकालना, ध्यान रखना चाहे कुछ भी हो जाए। उधर गुफा के बाहर खड़े रोनिन आपस में बातचीत करने लगे। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ओइशी को काय के ऊपर इतना भरोसा क्यों है। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने फैसला लिया कि हमें काय के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर उसने अंदर ले जाकर ओइशी को मरवा दिया तो। अब वो लोग भी गुफा के अंदर जाने को तैयार हो गए, जो कि उन्हें किसी भी हालत में करने से मना किया गया था। उधर काय एक अंदर वाले कमरे में अकेला गया। जल्दी ही एक अजीब सा दिखने वाला आदमी उसके पास आया। वो और काय बाहर की दुनिया के बारे में बातचीत करने लगे कि किस तरह काय जैसे लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। उसे भी तो मौके मौके पर गंदा खून कहा गया, हर जगह से ठुकराया गया बिना किसी गलती के। लेकिन यहाँ प्रेतों की दुनिया में उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, उसे अपनाया गया। वहीं बाहर के कमरे में ओइशी अपने लोगों की नफरत देखकर हैरान हो गया। सभी लोग शौक में थे। फिर यसानो ने बिना वजह अपनी तलवार खींच ली। उसने एक अजीब सी लड़ाई शुरू कर दी और ओइशी के दिमाग में एक आवाज चलने लगी। वो बार बार यही कह रही थी कि तलवार निकाल और अपने लोगों को बचा। वो बेचैन होकर बिना तलवार की मदद करने की कोशिश करता रहा, पर उसके लोग एक एक करके गिरते रहे। तभी काय ने उस तलवार की मांग की जो उन दोनों के बीच गड़ी हुई थी। भूत ने कहा कि हाँ जरूर ले सकते हो, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, मुझसे पहले इसे पकड़ के दिखाओ।
दोनों हवा में एक दूसरे की तरफ उड़े, पर काय बहुत तेज था। उस भूत को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि काय में अब भी उतनी ही तेजी है। उधर दूसरे कमरे में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। ओइशी के लोग कभी गुफा में आए ही नहीं थे। ये सब सिर्फ उसका भ्रम था। ये ओइशी की लगन और भरोसे की एक परीक्षा थी। जब काय वापस आया तो उसके पास कई तलवारें थी। अब सभी रोनिन वापस आंखों के बाहर आ गए। इसोगाई वहीं पर था और उसने कहा कि लॉर्ड कीरा आज रात किला छोड़ने वाला है। ओइशी ने उसका संदेश तो ले लिया, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इसोगाई की आंखें धुंधली हो गई थी। शिकारा भी लड़ाई में शामिल होना चाहता था, पर उसके पिता ने मना कर दिया, जिसके बाद वो एक बूढ़े आदमी के साथ पीछे रुक गया। रात का समय हुआ और रोनिन चुपके से जाल में घुस गए। एक बहुत ही लंबे बालों वाला इंसान पूजा कर रहा था। उसे बस ओइशी के पास आने का इंतजार था। फिर अचानक उसने पलट कर देखा, ये वही जादूगरनी है। उसके हाथ के एक इशारे से आसपास आग लग गई। बहुत लोग मारे गए, कुछ रोनिन बुरी तरह घायल हो गए। किले में जादूगरनी ने लॉर्ड कीरा को एक तलवार दी और कहा कि ये पहले ओइशी की थी। फिर उसने मीका को चिढ़ाते हुए बताया कि कैसे मैंने अकेले तुम्हारे बाप की बची खुची फौज को भी खत्म कर दिया। उनकी बातचीत के दौरान जादूगरनी ने अपना एक खंजर मीका के पास ही छोड़ दिया, जिसके बाद मीका को एक आइडिया सूझा। उधर रोनिन के कैंप में हमें पता चला कि जादूगरनी गलत थी। हाँ, बहुत लोग घायल हुए थे, पर ज्यादातर बच गए। ओइशी ने माना कि मेरी गलती है, हमें इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था। हमें अब तुरंत बदला लेना होगा, चाहे हार हो चाहे जीत। अगर वो मरेंगे तो भी इज्जत के साथ। तभी काय ने कहा कि हम अभी भी शुरू किया हुआ काम खत्म कर सकते हैं। अब जब वो हमला करेंगे तो उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि कीरा को लगता है कि वो सब मर चुके हैं और सुबह ही उन्हें हमला करने का एक और मौका मिल गया। काय ने वहां से जाते हुए नाटक करने वालों के एक ग्रुप को पहचान लिया। उनकी टीम पहले भी इस इलाके में नाटक कर चुकी थी। जब उन्हें रोका गया तो कलाकारों ने कहा कि हम लॉर्ड कीरा की शादी में खेल दिखाने जा रहे हैं, जिसके बाद सभी रोनिन्स ने एक नया प्लान बनाना शुरू किया और उन्हें इस बात का भी पूरा यकीन था कि संभावना है हम वापस नहीं आएंगे। और ये बात भी वो अच्छे से जानते थे कि ये कितना खतरनाक है। हो सकता है उनकी जान भी चली जाए। उन्होंने अपनी एक कहानी लिखकर तैयार की ताकि अगली पीढ़ी को पता रहे कि उन्होंने क्या किया और क्यों। सबने उसके ऊपर साइन किया, काय ने भी। अब वो उनके बीच पराया नहीं था। यसानो ने भी सबके सामने बताया कि उस 6 आंख वाले जानवर को काय ने मारा था, मैंने नहीं। थोड़ा देर से ही सही, पर चलो उसने माफी तो मांगी। साथ ही उसने बताया कि सामुराई हमेशा 2 तलवार रखते हैं और उसने काय को दूसरी तलवार दे दी। रात के समय अब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू होने वाला था। कीरा का किला बहुत ज्यादा सिपाहियों से भरा हुआ था। उन्होंने नाटक मंडली को दरवाजे से अंदर जाने दिया, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया कि काय और ओशी उनके बीच में ही छुपकर किले के अंदर घुस गए। जल्द ही मीका को शादी के जोड़े में सजाकर कीरा के सामने लाया गया और उन दोनों के बैठते ही नाटक शुरू हो गया। जब सब लोग नाटक देख रहे थे तो इस मौके का फायदा उठाकर सभी रोनिन किले के कोने से ऊपर चढ़ गए और वहां के पहरेदारों को चुपचाप मारने लगे। वो सब धीरे धीरे इतनी सफाई से अपना काम कर रहे थे कि किसी को शक ना हो। वो जैसे ही एक सामुराई को खत्म करते तो उनमें से ही कोई उसकी जगह ऐसे खड़ा हो जाता मानो कुछ हुआ ही ना हो। वहीं सब लोग स्टेज पर आग का खेल देखते हुए खुश हुए, पर अचानक से जादूगरनी को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ओइशी अपना भेष बदल कर वहां मौजूद था। उसने कुछ करतब दिखाने शुरू किए। उधर 3 साथ खड़े सामुराइज को खत्म करते हुए कुछ गड़बड़ हो गई और उनमें से एक ने ओइशी पर तीर चला दिया, जो उसके हाथ को छूकर चला गया। लेकिन वो कीरा पर जो हमला कर रहा था वो नाकाम हो गया। अब लॉर्ड कीरा के आदमी उसे और मीका को सभी तीरों से बचाते हुए वहां से ले गए। सभी रोनिन अभी भी उनके पीछे थे, लेकिन अब जगह जगह पर लड़ाइयां छिड़ गई थी। काय अकेला कई दुश्मनों का सफाया करता जा रहा था। लॉर्ड कीरा ने अपने सबसे खतरनाक योद्धा को रोनिन्स का मुकाबला करने के लिए भेजा। उसे देखकर सब डर रहे थे। वो जानते थे कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन तभी एक रोनिन ने जलता हुआ बारूद हथियारों वाले कमरे में फेंक दिया। जबरदस्त धमाका हुआ और कीरा का वो सामुराई उसी में मारा गया। जादूगरनी भी तुरंत अपना रूप बदलकर वहां से उड़ गई। मीका ने मौका देखकर अपने शादी के जोड़े में छुपा हुआ वो खंजर उठाया और कीरा पर हमला बोल दिया। पर जब उसे समझ आया कि वो उसे नहीं मार पाएगी तो मौका देखकर वो वहां से भाग गई। पूरा किला अब जंग का मैदान बन चुका था
और सभी रोनिन अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। कुछ देर बाद काई और मीका एक दूसरे से मिले। जैसे ही काई ने कहा कि अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, जादूगरनी वापस आ गई। जल्द ही वो अपने जादू से एक बड़े ड्रैगन में बदल गई। लेकिन काय ने कहा कि मैं नहीं डरता तुझसे। उसने काय पर आग से हमला किया, लेकिन उस खास तलवार की मदद से काय ने उसके हर एक हमले को रोक दिया और उस पर लगातार पलटवार करता रहा। उधर ओइशी और कीरा के बीच अब सिर्फ एक पतली सी दीवार बची थी। दोनों ने एक दूसरे पर हमला करते हुए उसे तोड़ दिया। उन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। दोनों एक से बढ़कर एक थे। वहीं जादूगरनी से लड़ते हुए काय की तलवार उससे छूट गई, पर जैसे ही वो ड्रैगन मीका पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो काय ने तुरंत अपनी छुपी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करके तलवार उठाई और ड्रैगन पर जबरदस्त वार किया। ड्रैगन नीचे गिर पड़ा और धीरे धीरे जादूगरनी में बदलने लगा। ये हमला इतना खतरनाक था कि जादूगरनी ने दम तोड़ दिया। वहीं किले के अंदर ओइशी ने भी कीरा को हरा दिया और आखिर में उसका सर काटकर सबके सामने पहुंचा, इस लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने। लॉर्ड कीरा के मरते ही उसके सैनिकों ने भी हथियार डाल दिए। फिर सभी 47 रोनिन राजकुमारी मीका के साथ आको वापस आए। उन्होंने असानों की कब्र पर जाकर उनकी तलवार रखी और ओइशी ने कहा कि अब बदला पूरा हुआ। आखिर में राजकुमारी ने भी काय से अपने प्यार का इजहार किया और उन दोनों के बीच मोहब्बत पनपने लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।